इसलिए 31 अक्टूबर को आपका अकेला शख्स, क्योंकि अब उसे भरोसा हो गया है कि बाहर जाने पे ठीक ठाक, तो बेफिक्री के अंदाज में है वो भी आजकल। और अब तो मामला यह हो गया है कि जिस मुल्क में आपकी वेटिंग लिस्ट थी, उस देश का राष्ट्रपति कह रहा है, यार ये क्या जुगाड़ है, क्या नारा है कि तुम दूसरी बार चुनाव जीते हो, कुछ इसमें मेरी भी मदद करो कि जहां मैं तुम्हें चाहता हूं वहां आ जाओ। सिर्फ 2% वोट मिले थे पिछली बार, आगे आगे वो पीछे पीछे भाग रहा है। और जो कुछ वहां हुआ, वो 50,000 बताए जाते हैं गुजराती थे, तो पहले से भी थे, कोई मोदी के आने से तो गए नहीं बेचारे। लेकिन कहते हैं कि जिस आदमी में मिट्टी को बेचने की ताकत होती है, वो अपने माल की कीमत बड़ी महंगी लेता है। उन 50,000 लोग वो वोट देते थे या नहीं देते थे, ये वो क्या करते थे, ये पता नहीं था। लेकिन उसने कहा कि ये 50,000 आदमी एक चुनावी सभा की तरह उसने हार्वर्ड हाउस मोदी किया, हाउस ही मोदी, सॉरी, वो जो भी कुछ कह लें भाई, मेरे लिए वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपके आदमी ने एक चुनावी सभा कर डाली और वहीं से देखिए, मैंने कहा ना कि उस आदमी के साथ जो प्लस पॉइंट है, अपने एजेंडे से नहीं हटता है। वहीं से जो लोग ये पूछ रहे थे दिल्ली में कि सब ठीक नहीं है, उसने कहा सब ठीक है। वो जो खड़े थे, गुजरात में देखा 2014 और 19 के चुनाव में देखा कि लोकल एमपी कौन है, कौन एमपी के टिकट पे खड़ा है, ये ना जनता को पता है ना भीड़ को पता है। वो शख्स नाम लेता है कि रामलाल, श्यामलाल, कमल का फूल लेके खड़े हो जाएं, वो सब खड़े हो जाते बेचारे। और फिर जो भी कुछ बोलता था उससे जीत जाते थे। अंदाज में खड़ा था ट्रंप, 50,000 वोट का वादा ऐसा किया है, और सुलझा हुआ आदमी है, सही मामले में व्यापारी है, आम के आम घुटलियों के भी दाम। न सिर्फ कहा कि ये वोट देंगे, लेकिन तुम्हें वो कहना है जो मैं चाहता हूं। उसने 2 बातें कही। उसने कहा कश्मीर इज ए इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, और दूसरा ये कहा हम दोनों इस्लामिक आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे। अब लोग बोले मोदी ने क्यों नहीं कहा? मैंने कहा इस काम के लिए उसने एक असिस्टेंट रख लिया है, क्योंकि वो अपने मुंह से कुछ नाम लेने ही नहीं चाहता, कुछ शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहता। लेकिन जो ताली बजाई 50,000 गुजरातियों ने 5 मिनट खड़े होकर, उससे लिहाजा ये मुझे लगता है आपके साथ जाती तो नहीं कर रहा हूं मैं। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारी घटनाओं को आप कह सकते हैं, हमारे संविधान का भी बहुत सारा मामला है। कुछ एक किताबों का जिक्र मैं जरूर अपनी हर सभा में करता हूं, और मैं चाहता हूं कि उस किताबों को आप लोग जरूर पढ़ें, कि वो किताब बहुत महत्वपूर्ण है। एक किताब है एट होम इन इंडिया, ए रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। यह देश के ऐसे शख्स ने लिखी है जो विदेश में पढ़ा, जिसका नाना भारत का राष्ट्रपति था, जिसका पिता इस देश का गवर्नर रहा। बहुत काबिल आदमी है, पढ़ लिख के आया है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, हार्वर्ड से पढ़ा है,
लेकिन इस शर्मनाक किताब के बारे में जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। यह बात अलग है कि ऐसी किताबें लिखने वाले लोगों को सिखों का जो कत्ल करते हैं एक तरफा, उस पार्टी के लोगों को मंत्री और वजीर और एमपी बनाया जाता है, इस आदमी को यह किताब का जिक्र इसलिए है कि इस किताब में सलमान खुर्शीद नाम के उस सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने एक घटना का जिक्र किया है। ना आपने पढ़ी और ना उस पार्टी के लोगों ने कभी इस पर चर्चा की, क्योंकि एजेंडा कुछ और है। पार्टी में है तो सेकुलर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन 31 अक्टूबर को देश की प्रधानमंत्री की हत्या हुई। उसके बदले में देश के आधुनिक प्रधानमंत्री ने, जिनको कहा जाता है कि कंप्यूटर युग के प्रधानमंत्री थे, युवा थे, देश के नेशनल टेलीविजन पे वो अवतरित होते हैं और पहली बार भारत ने देखा कि लोग जनेऊ भी कुर्ते के ऊपर पहनते हैं। और उन्होंने एक बड़ा वाक्य बोला कि भारत में जब कोई बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी बहुत धरती हिल जाती है। यह धरती ऐसी हिली, अकेले दिल्ली में जो गिनती है उसमें 3,500 सिखों का कत्लेआम एक तरफा हुआ, मैसेकर हुआ एक तरफा। तो झूठ क्या बोला गया कि दिल्ली में सिख रॉयट हुआ। जो लोग अंग्रेजी कम समझते हैं उन्हें मूर्ख बनाने, अंग्रेजी कम समझते हैं उनको मूर्ख बनाने की कोशिश की। रॉयट हमेशा दो पार्टी के बीच में होता है। यह एक तरफा था, एक तरफा सिखों का नरसंहार हुआ, 3,500 सिख मारे गए। यह चलिए घटना मान लेता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वो लीडर, भारत का पूर्व लॉ मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, उसके पिताजी इस देश के राज्यों के गवर्नर रहे, नाना उनके राष्ट्रपति रहे। वो आदमी इस किताब के अंदर क्या लिखता है, और बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, छोटा मोटा नहीं है। इस किताब में एक पन्ने पे जाके वो लिखता है कि जब 1984 में हिंदू सिखों को मार रहे थे तो इस देश का मुसलमान बहुत खुश था, बहुत संतुष्ट था, क्योंकि ये वो दोनों कौमें हैं, ये सिख और हिंदू, इन दोनों ने 1947 में मुसलमानों को मारा था। ऐसे लोग इस देश में मंत्री बन जाते हैं और किताब भी लिखने की हिम्मत करते हैं। हम इस किताब को लेकर के चर्चा नहीं करते। और जो लोग बड़े सेकुलरिज्म और लिबरल की बात करते हैं, जो नाथूराम गॉडसे पे सवाल खड़ा कर देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जीतने ही आते ही कहते हैं कि देखिए साहब संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए इन किताबों को आपके पढ़ने की जरूरत है। इसलिए ताकि आप उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दे पाएं। एक किताब है रिवाइवल ऑफ हिस्ट्री, रिवाइवल वर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, 1996 में लिखी है। एंटी आरएसएस, एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू सोच के एक बहुत बड़े पत्रकार ने लिखी है, लेकिन हमारे मित्र हैं, जीवित हैं। इस किताब में महत्वपूर्ण बात लिखी है। इस किताब के अंदर भारत के विजनरी प्रधानमंत्री जब कश्मीर के ऊपर भाषण दे रहे थे और बार बार दीवार की तरफ देख रहे थे, उस पूरी घटना का जिक्र है इसके अंदर। और इसी किताब में सैम मानिकशॉ का वो इंटरव्यू है जो किसी ने नहीं लिया, सिर्फ उसमें सैम मानिकशॉ ने अपने उस इंटरव्यू में सारी बातें बताई हैं। आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। जिस सभा में नेहरू जी भाषण दे रहे थे लगातार, और विजनरी आदमी थे, तो आदमियों की आंखों में कम देखते थे, दीवार पे ज्यादा देखते थे। सरदार पटेल भी वहीं बैठे थे, मानिकशॉ भी वहीं बैठे थे, और माउंटबेटन भी वहीं बैठे थे। तो लगातार ऐसी बातें कह रहे थे अंग्रेजी में कि लग रहा है कोई आदमी फिलॉसफी में बात कर रहा हो, कहीं चला गया हो बड़ी दूर। आपके राज का जो आदमी था उससे अंग्रेजी तो बर्दाश्त हो रही थी,
लेकिन अंग्रेजी के जो मायने थे वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी उनको। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि इस बात की बारीकी पे ध्यान दीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि यार ये 5 तारीख को इन्होंने किया क्या, 5 अगस्त को ये कहां से क्या किया खेल है इन्होंने, यार सारे संविधान का हवाला दे दिया है, कुछ गड़बड़ किया ही नहीं है और ये हटा दिया। हम तो कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल चीज है। आप ही के प्रदेश का आदमी सरदार पटेल उसी सभा में बैठे हुए थे। जो घटना इसको पढ़ेंगे उनको समझ आ जाएगा कि आज के लोग भी वैसे ही शार्प हैं। जब नेहरू जी लगातार बोलते रहे तो सरदार पटेल के मन में क्या घूम रहा था सरदार पटेल को ही पता था। और सरदार पटेल ने हिंदी में नेहरू जी से कहा कि नेहरू तुम कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो कहते ना अंग्रेजी बोलने वालों का होता यह है कि कुछ चीजें रट लो अगर, तो उनको समझ नहीं आता कि क्या हो गया। नेहरू जी ने उसी भाषण की स्पीड में पटेल का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा व्हाई नॉट। जैसे ही पटेल जी से भरी सभा में उन्होंने कहा व्हाई नॉट, पटेल जी ने सैम मानेकशॉ के कान में कहा तुम्हें ऑर्डर मिल गया, जाओ। सैम मानेकशॉ समझदार आदमी थे, उनकी भी वही ख्वाहिश थी जो पटेल की थी। नेहरू जी अपने भाषण में लगे रहे, सैम मानेकशॉ निकल गए। बाद में सैम मानेकशॉ से इंटरव्यू में प्रेम शंकर झा जिन्होंने यह किताब लिखी है उन्होंने पूछा, सैम मानेकशॉ ने कहा सरदार ने मुझे बताया, मैंने सरदार से पूछा था कि आपने यकायक हिंदी में यह बात क्यों पूछी। तो सरदार पटेल ने कहा अंग्रेजी में पूछता कि साले साहब बैठे थे उन्हें पता चल जाता। तो उस दौर में भी कितनी बारीकी से, कितनी समझदारी से सरदार पटेल ने अपना काम कर दिया। और जब ऑर्डर मिल गया तो सेनाएं चली गई। नेहरू जी की समझ में नहीं आया, अब देते रहे ऑर्डर जिसको देना है। तो ये किताब भी आप पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको काम की चीज